बेकाबू हालात और सिंगल्स पर अत्याचार। हालांकि क्या बीच सड़क पर इस तरह सरेआम प्यार जताकर सिंगल्स अकेले लोगों को चिढ़ाना सही है? एक पल वे बहस कर रहे थे और अगले ही पल वे एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। क्या इस जोड़े को सच में एक दूसरे से इस कदर जुनून से प्यार और नफरत करना पसंद है? इससे पहले कि सुशांत और कबीर अपने सदमे से बाहर आ पाते, उन्होंने देखा कि वे दोनों जल्दी से अलग हो गए। रणवीर चौहान ने उन दोनों की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। उसकी लंबी बाहों वाले हाथों ने नंदिनी राजपूत की कलाई को कसकर पकड़ा, कार का दरवाज़ा खोला और उसे लगभग धकेलते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। वे पहले ही सरेआम किस कर चुके थे। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों आदमियों में अभी भी उसकी औरत के बारे में सोचने की हिम्मत बची है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह बस ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। सामने वाले पक्ष ने कभी उसकी पत्नी को चुराने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। कार का सफ़र और खामोश गुस्सा। नंदिनी को लगा कि रणवीर उसका हाथ तोड़ ही देगा। रणवीर के हाथों की उभरती हुई नीली नसें नंदिनी को साफ बता रही थीं कि वह इस वक्त कितनी गहरी झुंझलाहट और गुस्से में था। इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और उससे कोई बहस नहीं की। उसने सोचा कि घर लौटने पर वह उससे आराम से बात करेगी। नंदिनी ने कार की खिड़की से बाहर खड़े उन दोनों लोगों की तरफ देखा और अपना सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत कबीर के मुकाबले ज़्यादा शांत था। उसे भी पूरा विश्वास था कि नंदिनी रणवीर के साथ अपने इस रिश्ते और उलझन को खुद संभाल लेगी। रणवीर चौहान ने स्वाभाविक रूप से उन दोनों के बीच हुए इस छोटे से इशारे को नज़रअंदाज नहीं किया। उसकी जो आंखें कुछ देर पहले ठंडी और शांत थीं, वे एक बार फिर से गुस्से से जल उठीं। उसका वह आकर्षक और गठीला चेहरा अब और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। इन दोनों के बीच तो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ लेने की गजब की समझ है ना? एक नज़र और उन्हें पता चल जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा है। हमारे बीच कभी एक दूसरे के लिए ऐसी समझ क्यों नहीं रही? कार का इंजन स्टार्ट हुआ और कार कुछ दूर चली गई। नंदिनी का चेहरा सर्द था और उसने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। रणवीर ने उसकी तरफ देखा। उसके लिए खुद बातचीत की शुरुआत करना लगभग नामुमकिन था। सफाई की मांग और गहरा शक। जब वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कार खड़ी की जा सकती थी, तो रणवीर ने अचानक कार रोक दी। उसके आकर्षक चेहरे पर एक बेहद सर्द और खौफनाक भाव उभर आया। रणवीर ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था, जबकि उसका दूसरा हाथ नंदिनी की तरफ वाली खिड़की पर टिका था। उसकी तीखी और जानलेवा नज़रें ऐसी लग रही थीं मानो वे उसके शरीर के आर पार देख लेंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई सफाई देनी चाहिए? अगर उसने सफाई दी होती तो वह उसे माफ़ करने के बारे में सोच सकता था। उसने इन दोनों आदमियों के साथ उसके रिश्ते की पड़ताल की थी और वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा उनके करीब थी। नंदिनी जब उनके साथ थी तो उसने अपने चेहरे पर वह शराफत और दूरी का नकाब नहीं पहना हुआ था जो वह अक्सर बाकी लोगों के सामने पहना करती थी। इसका सीधा मतलब था कि नंदिनी सच में इन दोनों आदमियों को अपना मानती थी, लेकिन अपने पति रणवीर से बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहती थी। उसके दिल में उसका ये पति आखिर क्या अहमियत रखता था? क्या इस औरत को अपने ही पति के साथ ऐसा बेरुखी भरा बर्ताव करते हुए ज़रा भी बुरा नहीं लगता? कोई ताज्जुब नहीं कि आज फ़ोन पर उसने इतने ठंडे लहजे में बात की थी। तो वह इन आदमियों से मिलने यहाँ आई थी। उसने तो अपने इस पति को कब का अपने दिल से निकाल दिया है। भड़कता गुस्सा और तलाक की चुनौती। सफाई शब्द सुनकर नंदिनी को ये सब बहुत ही बेतुका और मज़ाकिया लगा। क्या वह कोई शक्की और पागल इंसान था? उसने उसे पहले भी कई बार साफ साफ बताया था कि जब तक वे इस शादी के बंधन में हैं, वह कभी भी कोई हद पार नहीं करेगी। और अब जब उसने उसके पास किसी दूसरे पुरुष को देखा तो वह ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो उसने उसे रंगे हाथों धोखा देते हुए पकड़ लिया हो। क्या ऐसा है कि एक बार शादी हो जाने के बाद एक औरत के खुद के कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकते? रणवीर चौहान, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक दूसरे का सम्मान करना क्या होता है? उसे रंगे हाथों पकड़ने का दिखावा करने की उसकी इस हरकत ने नंदिनी को बुरी तरह भड़का दिया था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और तभी रुकी जब वह उससे काफ़ी दूर हो गया। क्या अब मेरे आसपास कोई पुरुष मित्र नहीं हो सकते? अगर तुम्हें एक ऐसी आज्ञाकारी और बेजुबान पत्नी की ज़रूरत है जो घर से बाहर न निकले या अपनी मर्जी से कुछ न करे, तो तुमने गलत इंसान को चुना है। बेहतर होगा कि तुम तलाक ले लो। हर कोई चैन से रह पाएगा। वैसे भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। रणवीर चौहान ने कभी नहीं सोचा था कि वह गुस्से में ऐसी बचकानी हरकत करेगी। उसे कार के दरवाजे की तरफ धकेल दिया गया था और अब वे दोनों ही गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं कोई लानती तलाक नहीं लेने वाला हूँ। रणवीर दहाड़ा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और ऐसा लग रहा था मानो उसकी भी आंखें अब पूरी तरह से हिंसक भावनाओं से भर चुकी थीं। उलझन और जल्लाहट। टच, यह इतना चिड़चिड़ा क्यों है? वह नंदिनी तो साफ तौर पर उसी की बात मानकर उसे सलाह दे रही थी और अब वह उसी पर गुस्सा हो रहा था।
तुमने ऐसा कब कहा? मुझे कैसे नहीं पता? नंदिनी ने शांति से याद करने की कोशिश की और उसे धुंधला सा याद आया कि उसने कहा था कि वह दोबारा शादी करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। क्या पिछली बार जब हमने साथ खाना खाया था तब मेरी बात साफ नहीं थी? क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता या तुम नासमझ होने का नाटक कर रही हो? क्या ये औरत अभी भी तलाक लेने का भ्रम पाल रही है और किसी और के साथ रहना चाहती है? सपने देखती रहे। उसने पिछली बार इतनी साफ साफ बात कह दी थी, लेकिन इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। रणवीर चौहान के इस अचानक हुए गुस्से से नंदिनी हैरान रह गई। अगर यह आदमी अपना घमंड नहीं दिखाएगा तो क्या इसकी जान चली जाएगी? वह ये बात साफ तौर पर एक सीधे वाक्य में भी कह सकता था, लेकिन उसे इतनी घुमा फिरा कर बात कहनी थी। वैसे भी उसे प्यार और शादी से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं। यह अच्छा ही होगा अगर वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार शादी का अनुभव करे। इससे वह कई झंझटों से बच जाएगी। जलन और बिछाया हुआ जाल। बात घुमाना बंद करो। रणवीर चौहान की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी और उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। तुम और वो कबीर और सुशांत बहुत करीब लग रहे हो। क्या तुम मुझे तलाक देने की योजना बना रही हो ताकि तुम अपनी जिंदगी का दूसरा मौका ढूंढ सको? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मैं तुम दोनों का एक होना नामुमकिन बना सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। कबीर और बाकी लोगों के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा और आयशा का है। नंदिनी ने अपने सीने पर हाथ बांधे और उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, रणवीर ने तुरंत कहा। सच में? सच में? तो ठीक है, अपनी ये बात याद रखना। वे सिर्फ तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं और भविष्य में भी वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही रहेंगे। रणवीर ने तुरंत अपना पासा फेंका। उद्धरण चिन्ह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी तरह इसके बिछाए जाल में फंस गई हूं। उसके मुंह से खुद ये सफाई सुनने के बाद रणवीर चौहान का शुरुआत में आग बबूला हुआ मूड एक बार फिर से शांत हो गया। यहां तक कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी तैर गई। उसके चेहरे के भावों को इतनी तेजी से बदलते देखकर नंदिनी को एहसास हुआ कि यह इंसान न केवल चालाक और शातिर है, बल्कि एक नंबर का पागल भी है। राज खुलना और खौफनाक चेतावनी। रणवीर चौहान, कहीं तुम सच में मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए हो? उस वक्त वो कौन था जिसने कहा था कि वह कभी मेरे प्यार में नहीं पड़ेगा? रणवीर की आंखें तुरंत सर्द हो गईं और उसने एक बार फिर अपना बेरुखा और खामोश चेहरा बना लिया। इतनी गलतफहमी मत पालो। क्या अब तुम इसे कबूल नहीं करना चाहते? नंदिनी के चेहरे पर एक चुलबुली मुस्कान आ गई, मानो उसने उसका कोई गहरा राज पकड़ लिया हो। वह किसी खूबसूरत और शातिर लोमड़ी की तरह मुस्कुराई। तुम्हारा हाथ लगभग मेरे पैर को छू रहा है, फिर भी तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रणवीर चौहान उसे एक बार फिर जिंदा चबा जाना चाहता था। उसे रंगे हाथों पकड़कर बेनकाब करने से नंदिनी का खराब मूड काफी अच्छा हो गया था और उसे बहुत खुशी मिल रही थी। उसे लगा था कि बात लगभग खत्म हो गई है, तभी रणवीर ने अचानक अपना हाथ मोड़ा। उसकी शांत लेकिन बेहद खतरनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। ग्रेटर दैन नंदिनी राजपूत, मैंने यह बात पहले भी कही है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे पास आओ। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूंगा। हालांकि अगर तुमने सच में किसी और के लिए अपने दिल में कोई भावनाएं पैदा करने की जुर्रत की या किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चलाया, तो मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बेकाबू होकर क्या कर गुजरूंगा। ग्रेटर दैन। उसकी इस शांत और बेपरवाह आवाज़ को सुनकर अचानक नंदिनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसका असली इरादा इस चेतावनी का इस्तेमाल करके उसे डराना था। शुरुआत में नंदिनी इस शादी को लेकर काफ़ी बेपरवाह और विद्रोही रवैया रखती थी। हालांकि जब उसने रणवीर के ये खौफनाक शब्द सुने तो उसे अचानक अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी और दहशत महसूस हुई। क्या उसने अनजाने में ही किसी बेहद खतरनाक और खूंखार आदमी से पंगा ले लिया था? मुझे नहीं पता कि क्या भगवान ने ये जानबूझकर किया था, लेकिन उन्होंने सच में उसे ऐसे खौफनाक आदमी से मिला दिया था। दमघोंटू खामोशी और अनकहे जज्बात। उन दोनों के बीच हुए उस तीखे झगड़े के बाद उन्होंने मानो एक दूसरे को खामोशी से नज़रअंदाज करने की कसम खा ली थी। वापस लौटते समय पूरे रास्ते उन दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। ये खामोशी तब जाकर टूटी जब कार चौहान हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। नंदिनी राजपूत ने उस दमघोंटू माहौल को तोड़ते हुए पूछा, तुम इस विदेश यात्रा से कब तक लौटने का इरादा रखते हो? रणवीर ने उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और उसे बाहर जाने देने के लिए कार का दरवाज़ा भी अनलॉक नहीं किया। उसने बस चुपचाप एक सिगरेट जला ली। दोनों के बीच एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। उसकी उंगलियों के बीच से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखों की गहराई और भी ज्यादा स्याह हो गई थी। जब अनजाने में नंदिनी की नज़र उसकी उन गहरी स्याह आंखों से मिली तो उसने पाया कि रणवीर ने पहले ही अपनी नज़रें फेर ली थीं और अब वह उसकी तरफ नहीं देख रहा था। नंदिनी कभी भी इस आदमी के मन की बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी। ये जानना तो दूर की बात थी कि वह असल में क्या सोच रहा था।
कार का दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। नंदिनी के शरीर से उठने वाली उस अजीब सी ठंडी आभा के बारे में सोचकर रणवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिल में एक अनकही भड़कती हुई भावना उठ रही थी। कभी कभी जब वह नंदिनी का सामना करता था तो उसे लगता था कि वह अपने अंदर के कुछ बेचैन और बेकाबू तत्वों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। अंत में उसने कार अनलॉक की और उसे बाहर जाने दिया। उसे याद आया कि नंदिनी ने अभी कुछ देर पहले क्या कहा था, रणवीर चौहान, शायद भविष्य में हम सच में अलग हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था मानो वह सच में अब इस शादी को और ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकता था। हालांकि जब तक वे शादीशुदा थे वह एक दिन के लिए भी सही उसका पति रहेगा और वह उसकी ही रहेगी। अधूरी उम्मीद और क्लीन स्वीप। नंदिनी कार से बाहर निकली और उसे लगा कि शायद रणवीर कुछ कहेगा। हालांकि उसने बस उसे बेहद बेरुखी से कार लेकर जाते हुए देखा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास रेंगने लगा। नंदिनी ने अपने चेहरे पर कोई खास भाव दिखाए बिना उसे जाते हुए देखा। खैर, जाने दो, अगर वह चला गया है तो अच्छा ही है। कम से कम वह इस आदमी की वजह से अपने मूड और भावनाओं को खराब करने की झंझट से बच जाएगी। नंदिनी, तुम आ गई। श्रीमती चौहान ने देखा कि नंदिनी वापस आ गई है और उन्होंने तुरंत नौकरों को खाना लगाने का हुक्म दिया। भाभी जी, कुणाल चौहान पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर ही आवारागर्दी कर रहा था। हालांकि जब वह आज घर लौटा तो उसे पता चला कि आयशा राजपूत को हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि जाह्नवी चौहान और विक्रम चौहान को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। पूरी विरोधी टीम का ही सफाया हो गया था। अपनी इस नई भाभी को लेकर कुणाल चौहान की राय और इज्जत एक बार फिर से पूरी तरह बढ़ गई थी। सास की चिंता और एक खौफनाक सुझाव। श्रीमती चौहान ने नंदिनी के चेहरे के भाव देखे और तुरंत समझ गईं कि दोनों के बीच पक्का कोई झगड़ा हुआ है। नंदिनी, क्या रणवीर चला गया? क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कब वापस आएगा? नंदिनी ने सिर हिलाया। वह अभी गया है। उसने मुझे नहीं बताया कि वह कब लौटेगा। श्रीमती चौहान तुरंत समझ गईं कि उन दोनों के बीच सच में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। नंदिनी ने श्रीमती चौहान के चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं देखा। वह बस ऊपर जाकर अपना चेहरा धोना चाहती थी। माँ जी, मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद खाना खाने नीचे आ जाना। शायद उस युवा जोड़े को इस झगड़े की इतनी परवाह न हो, लेकिन श्रीमती चौहान, जो कि खुद एक बेहद रसूखदार और सुलझी हुई महिला थी, ये जानकर अपने बेटे बहू के लिए चिंतित होने लगीं। रणवीर बिना कुछ कहे विदेश चला गया। इस बेवकूफ़ को अपनी पत्नी को मनाना भी नहीं आता। माँ, क्या आप कुछ देर पहले तक शांत नहीं थीं? अब आप इतनी परेशान क्यों हैं? कोई बात नहीं, एक कहावत है न, बिस्तर के सिरहाने लड़ो और पायताने तक सुलह कर लो। आपको इस बात की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुणाल चौहान डाइनिंग टेबल पर बैठा बड़े आराम से रात के खाने का इंतजार कर रहा था। सुलह? रणवीर के बिना वो सुलह कैसे कर सकती है? मैं कैसे परेशान न हूँ? ये तुम्हारे भाई की जिंदगी भर की खुशियों का सवाल है। श्रीमती चौहान सच में बहुत चिंतित थी, इसलिए उनके मुंह से अचानक निकल गया, क्यों न हम उसे कोई नशीली दवा देने की कोशिश करें। माँ बेटे की नोकझोंक। श्रीमती चौहान की बात सुनकर कुणाल चौहान इतना चौंक गया कि वह लगभग स्टूल से नीचे ही गिर पड़ा। उसका मन किया कि वह कूदकर कई मीटर दूर भाग जाए। माँ, ऐसा मत करना। मेरे भाई ने कहा था कि अगर मैंने भाभी को कोई नशीली दवा दी तो वह मेरी टांगें तोड़ देगा। अपने भाई के खौफनाक लहजे और उस दिन के चेहरे के भावों को याद करके कुणाल को अपने पैर कांपते हुए महसूस हुए। श्रीमती चौहान ने अपनी आंखें घुमाते हुए अपनी झुंझलाहट पर काबू किया। मैं तुम्हारी भाभी को नशीली दवा देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे भाई को दवा देने की बात कर रही हूँ। माँ, आप सच में मेरी सगी माँ हैं। कुणाल ने ताना मारते हुए कहा। कोई अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? श्रीमती चौहान बहुत शांत और बेपरवाह थीं। तुम्हारा भाई ही मेरा सगा बेटा है। तुम तो मुझे कचरे के डिब्बे से मिले थे। मैं तो बस इसलिए नहीं बताती थी कि कहीं तुम्हें शर्मिंदगी न हो। डाइनिंग टेबल की चर्चा। बकवास, मेरा चेहरा तुम्हारे जितना ही खूबसूरत है। कुणाल चौहान ने अपनी सफाई में कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा कह सको? तुम्हारे शरीर में ये बेवकूफ़ी भरी आवारागर्दी भरी पड़ी है। क्या तुम उस चेहरे के लायक भी हो जो मैंने तुम्हें दिया है? श्रीमती चौहान ने उसे डांटते हुए कहा। अपनी धाकड़ माँ को देखकर कुणाल चौहान के होंठ फड़फड़ाए। वह सच में निशब्द था। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने नंदिनी राजपूत को ऊपर से नीचे आते देखा। उसने अपने शब्दों को वहीं निगल लिया। नंदिनी, इधर आओ। नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई और चलकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। ये प्यार भरा संबोधन सुनकर उसे दिल से बहुत अच्छा और सुकून भरा महसूस हुआ। नौकरों ने पहले ही खाना परोस दिया था। श्रीमती चौहान ने उसकी तरफ देखा और अचानक आह भरते हुए कहा, नंदिनी, शुरुआत में आयशा की वजह से मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत से पूर्वाग्रह थे। तुम अब मुझे उसके लिए दोष तो नहीं दोगी, है ना? उनके लहजे में एक हल्का सा अपराध बोध था। नहीं माँ जी,
गलती मेरी थी कि मैं अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और मेरी अपनी बहन ने मेरा इस्तेमाल किया। बदलता रिश्ता और कुणाल की शरारत। नंदिनी सच में श्रीमती चौहान को दोष नहीं देती थी। पुराने समय से ही सास बहू के बीच कई तरह की अनबन और परेशानियां रही हैं। हालांकि श्रीमती चौहान आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा खुले विचारों वाली थीं। कम से कम वह किसी बेतुकी बात को लेकर बिना वजह अपनी बहू के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करती थीं। नंदिनी का ये शांत और सुलझा हुआ रवैया देखकर श्रीमती चौहान का दिल अचानक पसीज गया। इतनी सारी चीजें देखने और अनुभव करने के बाद सच्चाई और ईमानदारी से ज्यादा आसानी से कोई और चीज उनका दिल नहीं जीत सकती थी। अच्छी बच्ची, अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होती है तो तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए। श्रीमती चौहान ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से अपने करीब किया। कुणाल चौहान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आग में घी डालने का काम किया। भाभी, मेरे भाई को ऐसा सख्त मत समझिए। सच तो यह है कि उसे हमेशा ऐसी बातें कहना पसंद है जो सच नहीं होती, वह मन की बात छुपाता है। एक बार आप इसकी आदी हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार आप उसके इस अजीब मिजाज को संभालना सीख लें तो आप उसे किसी भी पल अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। क्या वह कमाल का नहीं होगा? सोचिए, उसका वह हमेशा बर्फ की तरह सख्त और संयमी रहने वाला चेहरा सिर्फ आपके सामने बेकाबू हो जाए। नंदिनी, श्रीमती चौहान खास उन्हें कैसे एहसास नहीं हुआ कि कुणाल जैसा लड़का सच में इतनी अश्लील सोच से भरा हुआ था। उसका यह वर्णन कुछ ज्यादा ही सजीव और शर्मनाक था। अपनी मां की चेतावनी भरी नजरों को घूरते देखकर कुणाल आखिरकार शांत हो गया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। बढ़ता सिरदर्द और डॉक्टर की दस्तक। दोपहर के भोजन के बाद नंदिनी अपना फॉर्म लेकर उसे भरने के लिए ऊपर चली गई। दोपहर के 1 बज चुके थे। नंदिनी ने अपना कंप्यूटर निकाला, लेकिन तभी उसे अचानक सिर में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने दस्तावेज लिखने का इरादा छोड़ दिया। असल में अपने पुनर्जन्म के बाद से इन 2 महीनों के दौरान नंदिनी को अक्सर हल्का सिर दर्द होता रहा था। हालांकि हाल ही में उसे ये दर्द ज्यादा बार होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब उसे किसी डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। छोटी बहू जी, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नौकरानी मीना ने ध्यान दिया कि नंदिनी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से उसका कंप्यूटर अलग रख दिया। छोटी बहू जी, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं डॉक्टर माथुर को बुला लाती हूं ताकि वो आपको देख सकें। ठीक है। नंदिनी लगभग भूल ही गई थी कि चौहान खानदान का अपना एक निजी डॉक्टर है। इससे उसे अस्पताल जाने की झंझट से छुटकारा मिल गया। खुद को एक पतले कंबल से ढकने के बाद नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। वो पुराना बगीचा और मन्नत का डिब्बा। नींद में उसने फिर से उसी छोटी बच्ची का सपना देखा। उसने एक बहुत ही खूबसूरत पुराने अंदाज वाले शाही बगीचे और एक बहुत बड़े पेड़ का सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उस छोटी बच्ची के हाथ में कुछ ऐसा था जो किसी विशिंग बॉक्स मन्नत के डिब्बे जैसा लग रहा था। वह दौड़कर गई और उसने अपने हाथ में रखे उस मन्नत के डिब्बे को उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जब नंदिनी आखिरकार नींद से उठी तो उसका सिर पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। छोटी बहू जी, क्या आप ठीक हैं? शांति ताई ने मीना से सुना था कि छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए उन्होंने जल्दी से डॉक्टर माथुर को बुलवाया और अंदर उनका हाल देखने आ गईं। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और शांति ताई के हाथ से गर्म पानी लेकर एक ही घूंट में पी गई। नंदिनी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? श्रीमती चौहान भी चिंता में कमरे में दाखिल हुई और उनके साथ डॉक्टर माथुर भी कमरे में आए। डॉक्टर माथुर, क्या आप चेक कर सकते हैं कि नंदिनी को क्या हुआ है? डॉक्टर का निदान और एक अप्रत्याशित सवाल। जी हाँ माँ जी, कृपया बेफिक्र रहें। डॉक्टर माथुर ने कमरे में आकर नंदिनी के शरीर की जांच की। फिर उन्होंने कहा, छोटी बहू जी बिल्कुल ठीक हैं। शायद ये पिछली बार हुए कार एक्सीडेंट का ही कोई मामूली सा असर है, जिसकी वजह से इन्हें कमजोरी और सिरदर्द महसूस हो रहा है। अच्छे आराम और दवाओं से वह जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। यह अच्छी बात है कि वह ठीक है। श्रीमती चौहान के परेशान दिल को तसल्ली मिली। ये देखकर कि डॉक्टर ने दवा का पर्चा लिख दिया है, उन्होंने जल्दी से नौकरानी को डॉक्टर के साथ जाकर दवा लाने को कहा। वे सभी दिमाग को शांत करने और आराम पहुंचाने वाली गोलियां थीं। श्रीमती चौहान एक फ़ोन कॉल अटेंड करने बाहर गईं, जिसका फ़ायदा उठाकर नंदिनी ने डॉक्टर माथुर से एक सवाल पूछा। डॉक्टर माथुर, क्या मेरे दिमाग पर पहले कभी कोई चोट लगी थी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर माथुर उसके इस सवाल से पल भर के लिए सन रह गए। कोई भी सामान्य मरीज ये कैसे नहीं जान सकता कि उसके दिमाग पर पहले कभी चोट लगी थी या नहीं? कम से कम उसे खुद तो ये बात पता होनी चाहिए थी। उसे यह बात उनसे क्यों पूछनी पड़ रही है? हालांकि अपनी जांच के दौरान उन्होंने सच में यह पाया था कि छोटी बहू जी के दिमाग पर पहले कोई चोट लगी थी। डॉक्टर माथुर ने कुछ सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, आपके दिमाग पर पहले एक पुरानी चोट लगी है। हालांकि वह काफ़ी अच्छी तरह से ठीक हो चुकी है। अब कोई खास समस्या नहीं है।
याददाश्त खोने का शक। नंदिनी ने अपना सिर नीचे किया और कुछ सोचने लगी। आखिरकार वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, तो डॉक्टर माथुर, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या मेरी याददाश्त पहले कभी जा चुकी है? नंदिनी की बात सुनकर डॉक्टर माथुर हैरान रह गए। याददाश्त जाना? वह मौके पर ही इसका पता नहीं लगा सकते थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्हें अस्पताल की बड़ी मशीनों और उपकरणों की मदद लेनी होगी। छोटी बहू जी, क्या आपको शक है कि आप अपनी याददाश्त खो चुकी हैं? डॉक्टर माथुर के दिमाग में कई विचार कौंध गए। हालांकि वह इन रईस खानदानों के उलझे हुए मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने बस अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लाते हुए कहा, छोटी बहू जी, अगर आपको शक है कि आपकी याददाश्त चली गई थी, तो आप इससे जुड़ी विस्तृत जांच के लिए अस्पताल आ सकती हैं। ठीक है, मैं समझ गई। आपका शुक्रिया, डॉक्टर। नंदिनी को खुद भी इस बात का पक्का यकीन नहीं था कि क्या इस शरीर ने पहले कभी अपनी याददाश्त खोई थी। मुख्य बात यह थी कि उसे याद था कि जब उसने इस शरीर में पुनर्जन्म लिया था, तो उसे शरीर की असली मालकिन की कोई भी यादें नहीं मिली थीं, जिसने उसके मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया था। अगर इस शरीर की असली मालकिन सच में अपनी याददाश्त खो चुकी थी, तो यह एक बहुत बड़ी बात हो सकती थी। अनसुलझे राज और भविष्य की तैयारी। उस समय को याद करते हुए जब वह अपने बारे में कोई भी जानकारी नहीं ढूंढ पाई थी, नंदिनी के दिल में दबे हुए शक अब सतह पर आने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई ऐसा राज है जिसके बारे में वह सोच भी नहीं पा रही थी। मेरे सपने में आने वाली उस छोटी बच्ची का मुझसे क्या ताल्लुक है? नंदिनी ने महसूस किया कि उसका सिर फिर से दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वह फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचेगी। इस अनजाने एहसास ने उसे थोड़ा बेचैन और असहज कर दिया था। लेकिन जो होना है वह तो होकर रहेगा। जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो उसे धीरे धीरे खुद को और भी मजबूत बनाना होगा, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव की वजह से वह घबराए नहीं। कल वह दिन था जब उसे इंटरनेशनल डायरेक्टर क्लास में जाना था। उसे अच्छे से आराम करने की ज़रूरत थी। छोटी बहू जी, लीजिए थोड़ी चाय और नाश्ता कर लीजिए, मीना कुछ नाश्ता लेकर आए। नंदिनी ने थोड़ा सा नाश्ता किया और फिर सोशल मीडिया और कुछ टीवी सीरीज देखने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद नंदिनी ने आखिरकार अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा कर लिया। उसने समय देखा तो पाया कि दोपहर के 2:30 बजे बज चुके थे। फिर वह वापस बिस्तर पर लेट गई। देविका का एक असामान्य कॉल। आधे घंटे से भी कम समय बाद उसके फ़ोन की घंटी बजी। नंदिनी ने अपना मोबाइल निकाला और देखा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखकर उसने फ़ोन उठा लिया। नंदिनी, क्या तुम घर पर हो? ये देविका थी। फ़ोन पर उसकी आवाज़ बहुत ही शांत थी। नंदिनी के सामने उसका इतना शांत होना बहुत ही दुर्लभ बात थी। ये पहली बार था जब देविका ने उससे इस तरह बात की थी। क्या बात है? नंदिनी ने पूछा। पिछली बार चौहान हवेली में मेरी कोई चीज़ छूट गई थी, मैं उसे लेने आना चाहती थी। देविका की आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। कोई चीज़? क्या वो उसी गहनों के डिब्बे की बात कर रही है? ठीक है, मैं किसी नौकरानी के हाथों उसे बाहर भिजवा दूंगी, नंदिनी ने कहा। ठीक है, देविका ने फ़ोन काट दिया। देविका का राज और वो सोने का कंगन। कॉल के अंत में देविका ने अचानक कहा, अब से अपना ख्याल रखना। नंदिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा और फ़ोन काट दिया। वह बिस्तर से उठी और शांतिताई को देने के लिए अपने कमरे से वह गहनों का डिब्बा निकाला। फिर उसने उसे देविका को वापस करने को कहा। नंदिनी इस माँ से पूरी तरह से उम्मीद हार चुकी थी और उसे देखना तक नहीं चाहती थी। देविका अभी भी नीचे आयशा राजपूत के साथ फ़ोन पर थी। जब उसने देखा कि शांतिताई नीचे आए हैं तो उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। नंदिनी ने खुद उसके लिए दरवाज़ा तक नहीं खोला था। इसके बजाय शांतिताई ने उसे वह गहनों का डिब्बा थमा दिया। श्रीमती देविका, यह आपका है। शांतिताई की आंखों में तिरस्कार देखकर देविका को अभी भी बहुत असहज महसूस हो रहा था। वह मुड़ी और वहां से चली गई। माँ, क्या आपको वह सोने का कंगन मिल गया? आयशा अभी भी फ़ोन पर पूछ रही थी। जब उसे पता चला था कि उसकी माँ ने चौहान हवेली में एक कीमती गहना छोड़ दिया है, तो आयशा को डर था कि कहीं नंदिनी उसे हमेशा के लिए अपने पास न रख ले। उसने वह सोने का कंगन पहले भी देखा था। सोने के उस भारी वजन से उसे एहसास हुआ था कि यह सच में बहुत कीमती खजाना था। हाँ, मुझे मिल गया। मैं इसे घर पर सुरक्षित रखूंगी। माँ, ये सोने का कंगन घर पर किसी काम का नहीं है। आप इसे बेच क्यों नहीं देती? ये कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। इससे पहले कि आयशा कुछ और कह पाती, देविका ने सख्ती से उसे मना कर दिया। नहीं, तुम इस कंगन को नहीं बेच सकती। क्यों? आयशा उलझन में थी। जो भी हो, तुम इसे नहीं बेच सकती। आयशा जानती थी कि देविका उस कंगन को अपनी जान से भी ज्यादा सहेज कर रखती थी। वह बहुत नाखुश थी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। ठीक है माँ, मुझे पहले कुछ काम है। फ़ोन काटने के बाद देविका ने कांपते हाथों से उस गहनों के डिब्बे को खोला। वह सोने का कंगन अभी भी उसके अंदर रखा हुआ था और उसकी चमक वैसी ही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से डिब्बा बंद कर दिया।
इसे हमेशा के लिए एक राज ही रहने दो। इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। एक नई शुरुआत और कुणाल की उलझन। अगली सुबह सुबह नंदिनी इंटरनेशनल डायरेक्टर की ट्रेनिंग क्लास के लिए अपनी कार से निकल गई। जब उसने श्रीमती चौहान को इस ट्रेनिंग क्लास के बारे में बताया था तो उसे लगा था कि उन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्रीमती चौहान उसका पूरा समर्थन करेंगी, सिवाय कुणाल चौहान के, जो उसे एक अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे लगा कि अचानक एक डायरेक्टर बनने का फैसला करके नंदिनी खुद को अपनी काबिलियत से कहीं ज़्यादा आंक रही थी। ताकत और हुनर के मामले में आयशा राजपूत अभी भी ज़्यादा मजबूत थी। वह हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाती थी। कुणाल जानना चाहता था कि आयशा का दिमाग आखिर किस मिट्टी का बना है। बेशक उसने अपनी इस नई भाभी का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। नंदिनी केवल एक डायरेक्टर बनने तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका इरादा दूसरे क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करने का था। वह अपनी दुनिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लौट आई थी। उसने अपने पिछले जन्म के हर छोटे बड़े पल को याद किया। उसने जो कुछ भी अनुभव किया था और उसकी असली पहचान धीरे धीरे उसके दिमाग में एक तस्वीर की तरह सामने आ रही थी। उसने अपनी जिंदगी में हजारों तूफानों का सामना किया था, लेकिन जब वह वापस लौटी थी तो उसमें आज भी वही जवानी और जुनून बाकी था। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। जब नंदिनी ने उस जाने पहचाने माहौल को महसूस किया तो उसके अंदर एक बयान न की जा सकने वाली उत्तेजना दौड़ गई। बॉस आर्यन की वापसी और एक भावुक पल। नंदिनी ने ट्रेनिंग क्लास के उस जाने पहचाने दरवाजे को देखा और पहली बार उसने बॉस आर्यन का सोशल मीडिया अकाउंट खोला। उस किंग की मौत के बाद से रोज़ाना उसके अकाउंट पर लोग आकर अपनी यादें ताज़ा करते थे। यह उनकी आस्था और उनकी जवानी का एक अहम हिस्सा था। एक पूरी पीढ़ी की यादों को इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता था। उस अकाउंट पर रोज़ाना फैंस के प्यार भरे संदेश आते थे। नंदिनी ने कुछ देर उसे देखा और अचानक वह थोड़ी भावुक हो गई। ये पहली बार था जब उसने अपने ही उस पुराने अकाउंट के नीचे एक संदेश छोड़ा था। हजारों आंधियों और तूफानों से गुजरने के बाद भी जब मैं वापस लौटता हूं तो आज भी मुझमें वही पुराना जज्बा और जवानी बाकी है। कुछ ही देर में उस पोस्ट के नीचे जवाब में 10,000 से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ गए। इस एक छोटे से वाक्य ने अचानक बहुत से लोगों की सोई हुई भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था। नंदिनी ने नीचे लगातार आ रहे उन कमेंट्स को देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा भाव था और वह अचानक मुस्कुरा दी। मैं फिर से वापस आ गई हूँ। ट्रेनिंग क्लास और पुरानी यादें। वह भविष्य में यकीनन एक और भी बेहतरीन डायरेक्टर बनेगी। नंदिनी राजपूत ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुई। यह अभी भी एक जाना पहचाना माहौल और वही पुराने जाने पहचाने गुरु थे। हालांकि उसने उन्हें लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए चीज़ें बदल गई थीं। हाय नंदिनी, सुशांत बहुत पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कंपनी के मामलों की जिम्मेदारी अब कबीर को सौंप दी गई थी। वह वहाँ एक ऐसी मुस्कान के साथ खड़ा था जो वसंत की हवा की तरह ताज़ा थी और आसपास की औरतों को लगभग अपना दीवाना बना रही थी। उसके आसपास हमेशा एक शांत आभा रहती थी। तुम इतनी जल्दी आ गए। बेशक, मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन जो करना है ना? नंदिनी आगे बढ़ी और उसने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने बैठे शिक्षक को सौंप दिया। उसने उन्हें पहचान लिया, वे प्रोफेसर शर्मा थे। नंदिनी उन्हें दोबारा देखकर थोड़ी उत्साहित थी। बेशक प्रो शर्मा नहीं जानते थे कि नंदिनी इस वक्त क्या महसूस कर रही थी। उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए उसकी बुनियादी पहचान की जांच शुरू की। नंदिनी राजपूत। प्रो शर्मा ने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराए, ये बहुत ही खास नाम है। अब से तुम हमारी इंटरनेशनल डायरेक्टिंग क्लास की छात्रा हो। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई, शुक्रिया सर। हम अंदर जाओ। प्रो शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और अचानक उन्हें याद आया कि वे सालों पहले उस नौजवान आर्यन से कैसे मिले थे। उनके दिल में उदासी का एक हल्का सा एहसास फैल गया। उम्र बढ़ने के साथ इंसान सच में बिना किसी वजह के अतीत की यादों में खो जाता है। सुशांत की चेतावनी और एक खौफनाक सच। सुशांत ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने में नंदिनी की मदद की और अचानक पूछा, अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती हो तो तुम्हारे पति को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा, है ना? रणवीर चौहान का जिक्र होते ही नंदिनी की आंखों में एक हल्की सी हलचल हुई। उसके पास करने के लिए अपने खुद के बहुत से काम हैं। उसके पास मेरे मामलों की परवाह करने का वक्त कहाँ है? तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अपनी जान बचाना तुम्हारे लिए पहले ही आसान नहीं था और अब तुमने रणवीर चौहान की पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। अगर कोई और होता तो वह तुम्हें कभी भी आज़ाद कर सकता था और तुम एक बेपरवाह और आज़ाद जिंदगी जी सकती थी। लेकिन वो इंसान। सुशांत ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। नंदिनी, तुम्हें रणवीर चौहान से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। उसके जैसा रसूखदार और खतरनाक इंसान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम दुश्मनी मोल ले सकें। वह तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बार जब तुमने उसकी बर्दाश्त की हद पार कर दी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा।
उसने उसे इस तरह इसलिए चेतावनी दी थी क्योंकि वह नंदिनी के मिजाज को अच्छे से जानता था। अतीत में उसे आज़ाद और बेखौफ रहने की आदत थी, लेकिन अब वह एक कमज़ोर औरत थी जिसके पास रणवीर चौहान जैसा खतरनाक इंसान था। उसे डर था कि वह नंदिनी उस आदमी को हद से ज़्यादा न भड़का दे। सुशांत, मैं जानती हूँ। नंदिनी ने अपने होंठ सिकोड़े। उस आदमी को लेकर उसके दिल में सच में एक डर बैठा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या ये किस्मत ही थी जिसने उन दोनों को एक साथ उलझा दिया था। यह अच्छी बात है कि तुम समझती हो। सुशांत ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज यहाँ मेरे दोस्तों की एक गेट टुगेदर है। मैं तुम्हें भी अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने ले चलूंगा। नंदिनी ने सिर हिलाया। वैसे भी वह बोर हो रही थी। पार्किंग लॉट में घात और एक खतरनाक साया। जैसे ही वे पार्किंग की जगह पर पहुंचे, चारों दिशाओं से कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे। ऐसा नहीं था कि सुशांत और नंदिनी ने पहले कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। बाहर से वे दोनों बिल्कुल शांत दिखे, लेकिन असल में वे दोनों जानते थे कि लोगों का ये समूह कोई भले लोग नहीं थे। हवा में एक खतरनाक आभा फैल गई थी। नंदिनी ने अपना दिमाग शांत और सतर्क रखने की पूरी कोशिश की। खूबसूरत मोहतरमा, क्या हम मिलें? एक लंबे और हटे कट्टे आदमी ने उन दोनों का रास्ता रोक लिया। सुशांत की आंखें स्याह हो गईं और वह नंदिनी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने अपने आसपास के माहौल का मुआयना किया। वहां आदमियों की एक पूरी फौज थी। वे सभी खूंखार और गठीले शरीर वाले थे, खासकर यह बड़े सिर वाला आदमी। उसका चेहरा मांसपेशियों से भरा था और वह बहुत डरावना लग रहा था। मैंने इन लोगों से कब दुश्मनी मोल ले ली? लानत है, किसी ने पक्का हमारे खिलाफ कोई साजिश रची है। जनाब, मेरे पति और मुझे घर पहुंचने की जल्दी है। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। नंदिनी ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की और उन्हें उकसाए बिना वहां से निकलने का इशारा किया। खूंखार हमला और बेबसी। पति, उस हटे कट्टे और भयानक आदमी ने जोर से हंसते हुए तिरस्कार से कहा, क्या ये तुम्हारे बगल में खड़ा आदमी तुम्हारा पति है? ये तो बस एक रखा हुआ आशिक लगता है। यकीनन ये तुम्हें बिस्तर पर संतुष्ट नहीं कर सकता होगा। खूबसूरत मोहतरमा, क्या तुम्हें अपना पति बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इस आदमी ने जिस तरह से नंदिनी राजपूत की बेइज्जती की थी, उसे देखकर सुशांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह हट्टा कट्टा आदमी दर्द से कराह उठा। उसने अपनी नाक को छुआ और देखा कि वहां से खून बह रहा था। अगले ही पल उसने पागलों की तरह पलटकर सुशांत पर एक बेहद खौफनाक और जानलेवा वार किया। जब उसकी मुट्ठी सुशांत के शरीर पर पड़ी तो उसमें एक भयानक और क्रूर ताकत थी। दुश्मन सच में बहुत खूंखार था। महज एक या दो मुक्कों में ही उसने सुशांत को जमीन पर धूल चटा दी और फिर एक जोरदार दहाड़ लगाए। तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और इस सुंदरी को काबू में करो और इस कमीने लड़के को जान से मार दो। नंदिनी के चेहरे के भाव ज्यादा नहीं बदले, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से कांप रही थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर सुशांत को सहारा दिया। इस बार वह सच में बहुत गहरी मुसीबत में फंस गई थी। उन आदमियों ने धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी डरावनी और खौफनाक मुस्कान देखकर नंदिनी के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने समझौता करने की कोशिश की, अगर तुम लोग पैसों के लिए ये कर रहे हो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। उस हटे कट्टे आदमी ने घृणा से थूका, किसे चाहिए तुम्हारा गंदा पैसा? बेवकूफों, पकड़ो इसे। अतीत की ताकत और आज की कमजोरी। उन आदमियों ने तेजी से उन्हें घेर लिया और अपनी मोटी बाहों से नंदिनी और सुशांत को जकड़ लिया। अगर यह पहले वाला बॉस आर्यन होता तो उसने चंद सेकंड में इन सबको मौत के घाट उतार दिया होता। लेकिन अब वह नंदिनी राजपूत थी। औरतों की साजिशों से तो वह निपट सकती थी, लेकिन इन खूंखार और भारी भरकम आदमियों के सामने उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी सांसें भारी होने लगी और उसके दिल में निराशा का एक गहरा एहसास उठने लगा। इस पल सुशांत को महसूस हुआ कि वह सच में कितना कमजोर था। वह एक औरत की हिफाजत तक नहीं कर पा रहा था। देवी आयशा के अंधभक्त और खौफनाक साजिश। उस बड़े सिर वाले आदमी ने नंदिनी की ठुड्डी को ऊपर उठाया। नंदिनी राजपूत, तुम्हें आयशा राजपूत को परेशान करने की जुर्रत किसने दी? लेकिन तुम फिर भी काफी खूबसूरत हो। हम तुम्हारे जिस्म के साथ तब तक खेलेंगे जब तक कि तुम पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। फिर देखते हैं कि तुम में आयशा के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे बचती है। बिल्कुल सही, जरा खुद को आईने में देखो। आज हम अपनी देवी आयशा का बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे। उसके बगल में खड़े एक आदमी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अब देखो हम तुम्हें कैसा मजा चखाते हैं। नंदिनी ने एक बर्फीली हंसी हंसी, तो क्या आयशा राजपूत ने तुम्हें यहाँ भेजा है? बिल्कुल नहीं, हम तो खुद भगवान की तरफ से इंसाफ कर रहे हैं और अपनी देवी की मदद कर रहे हैं ताकि तुम जैसी बदचलन औरत को सबक सिखा सकें। पास खड़े एक आदमी ने जवाब दिया और तुरंत अपने लीडर की तरफ पलटा, बॉस, इसके साथ क्या करना है? यह एक औरत है ना? इसे बस अपनी इज्जत और रुतबे की परवाह है। चलो इसकी कुछ नंगी तस्वीरें लेते हैं।
क्या इसका पति बहुत रसूखदार नहीं है? जब वह हमें इसके साथ मज़ा करते हुए देखेगा तो क्या वह गुस्से से पागल नहीं हो जाएगा? अमीर घरानों की औरतों के साथ खेलने की सोच से ही वे कुछ आदमी बुरी तरह उत्तेजित हो गए। उनके जैसे सड़क छाप लोग एक दिन उन रसूखदार लोगों को इस तरह जलील कर पाएंगे, ये सोचकर ही वे बेकाबू हो रहे थे। नंदिनी ने कभी नहीं सोचा था कि आयशा में ऐसी काबिलियत भी होगी। उसके सामने खड़े ये लोग असल में उस औरत के लिए पागल रक्षक और अंधभक्त बन चुके थे। हे, अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो वह अब तक इतनी डर गई होती कि सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। हालांकि नंदिनी की आंखें बर्फ की तरह सर्द थीं और उसकी आंखों की गहराइयों से घृणा का एक सैलाब उमड़ रहा था। आयशा राजपूत, इस औरत को वह अपने पुनर्जन्म के बाद से सबसे घिनौनी और घटिया औरत मान सकती थी। मसीहा की एंट्री और कहर, अगर तुमने सच में मुझे छूने की जुर्रत की तो मेरा पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। नंदिनी ने चेतावनी दी। तुम्हारा पति? वह हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसने लगा। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारा पति तुमसे नफरत करता है और तुम अभी भी उम्मीद कर रही हो कि वह मेरे खिलाफ कुछ करेगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक अपने पीछे से एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ। इससे पहले कि वह अपना सिर उठा पाता, उसकी गर्दन अचानक किसी शिकंजे की तरह कस गई और उसकी नज़रें स्याही जैसी गहरी और बेहद सर्द आंखों से टकराईं। अगले ही सेकंड उसके सीने में एक भयानक दर्द उठा और उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। वह जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि उसकी आंखों के आगे लगभग पूरी तरह से अंधेरा छा गया। खौफनाक, असुर और बेरहम सजा। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी आंखों के आगे अभी भी तारे नाच रहे थे। अभी अभी तुमने क्या कहा? तुम किसकी औरत के साथ खेलना चाहते हो? वह ठंडी आवाज़ गूंजी और उस हटे कट्टे आदमी का दिल अचानक जोरों से धड़कने लगा। उसके दिल में खतरे की भयानक घंटियां बज रही थीं। वह वहां खड़ा था, बेहद राजसी और खौफनाक। जब उस गुंडे ने ऊपर देखा तो डर के मारे उसका दिल कांप उठा। सिर्फ नाम सुनने और आमना सामना होने में बहुत फर्क था। ये पहली बार था जब उसने रणवीर चौहान की खौफनाक आभा को करीब से महसूस किया था और उसके पैर और शरीर डर से कांपने लगे थे। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका सामना रणवीर चौहान के बर्फीले चेहरे से हुआ। रणवीर के चमड़े के जूतों ने उसके हाथों को बेरहमी से कुचल दिया। फिर रणवीर ने उस हटे कट्टे आदमी के पेट में एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका पूरा शरीर हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। उसने जमीन पर गिरते ही खून की उल्टी कर दी। आसपास मौजूद वे बाकी गुंडे इस क्रूर और खूनी नज़ारे को देखकर इतने डर गए कि उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। अब लड़ने या मुकाबला करने की बात तो दूर की कड़ी थी। ऐसा नहीं था कि नंदिनी राजपूत ने पहली बार ऐसा कोई खूनी नज़ारा देखा था। अपने पिछले जन्म में उसने इससे भी कहीं ज्यादा भयानक दृश्य देखे थे। हालांकि ये पहली बार था जब उसने रणवीर चौहान को खुद किसी पर इतनी बेदर्दी से वार करते हुए देखा था। उसके चेहरे के मौजूदा भाव किसी खूंखार असुर जैसे थे, जो एक बेहद खतरनाक और जानलेवा आभा छोड़ रहे थे। ये सच में खौफनाक था। क्या रणवीर चौहान विदेश में नहीं था? वह अचानक वापस क्यों आ गया? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, उसने सुशांत को एक तरफ जमीन पर पड़े बुरी तरह खांसते हुए देखा। सुशांत, क्या तुम ठीक हो? सुशांत को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने उसे कहाँ कहाँ मारा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। रणवीर चौहान को वहां देखकर आखिरकार सुशांत ने राहत की सांस ली और वह बेहोश हो गया। जलन, गुस्सा और एक चेतावनी। नंदिनी ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड रणवीर चौहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी जब उसने उसे एक धमकी भरी नज़र से घूरा। तुम खुद की परवाह तो कर नहीं सकती और तुम्हें अभी भी दूसरे आदमी की फिक्र हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूँ? सुशांत घायल है, हमें उसे तुरंत अस्पताल भेजना होगा। रणवीर की तेजी से धड़कती हुई छाती और उसकी बाहों की खूंखार ताकत को महसूस करते हुए नंदिनी ने अपनी बाहें सिकुड़ीं। रणवीर चौहान, एक इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। हम वापस जाकर इस बारे में बात करेंगे। यह इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। रणवीर ने सुशांत की तरफ देखा और बेहद चिढ़ते हुए लहजे में कहा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। तुम लोग कहाँ हो? अभी यहाँ आओ और इन कुछ लोगों को ठिकाने लगाओ। चौहान साहब, हम कुछ नहीं जानते। हमें तो बस ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। बगल से एक दर्दनाक और रोती हुई आवाज़ गूंजी। जमीन पर उनके घुटने टेकने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। रणवीर चौहान ने उनकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने बस बर्फीले लहजे में कहा, अगर तुमने मेरी औरत को छूने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली नरक क्या होता है। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी सर्द थी। वे हटे कट्टे आदमी इतने डर गए कि उनके पैरों ने फिर से जवाब दे दिया। वे जानते थे कि अब उनका खेल खत्म हो चुका था। मौत तो अब उनके लिए बहुत छोटी सज़ा साबित होने वाली थी।
रणवीर ने बेहद आसानी से नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। फिर उसने किसी तरह बेहोश सुशांत को भी कार में डाला। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, वह धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। उसी समय काले कपड़ों में मुस्तैद कई गार्ड्स चारों दिशाओं से वहां पहुंच गए। उन्होंने उन गुंडों को धर दबोचा और उन्हें बेरहमी से बगल में खड़ी कारों में धकेल दिया। अस्पताल और ताने। कुछ ही देर में कार अस्पताल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। कुछ डॉक्टर तुरंत बाहर आए और सुशांत को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले गए। रणवीर चौहान बिना किसी जल्दबाजी के उनके पीछे पीछे चला। वह अब अपने पहले जैसे ही राजसी, शांत और शानदार रूप में लौट आया था। हालांकि उसकी नज़रें लगातार नंदिनी पर ही टिकी थीं। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे महज घूर रहा था या उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। नंदिनी ने स्वाभाविक रूप से उसके इस खौफनाक रवैये को महसूस कर लिया था और वह सुशांत के स्ट्रेचर के पीछे भागकर नहीं गई। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि अगर उसने ऐसा किया तो रणवीर सच में उसी वक्त उसका गला घोंटकर उसे मार डालेगा। अभी कुछ देर पहले जब तुमने सुशांत को घायल देखा था तो क्या तुम लगभग रोने वाली नहीं थीं? अब तुम इतनी शांत और संकोची क्यों बन रही हो? वह बर्फीली हंसी हंसा। नंदिनी अपने होठों को फड़फड़ाने से नहीं रोक पाए। क्या उसका चेहरा सच में ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली थी? तुमने अपनी किस आंख से मुझे रोते हुए देखा? मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा। चिंता और खौफनाक हालात। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को सच में सुशांत की बहुत चिंता हो रही थी। अतीत में उन्होंने हर मुश्किल का अंत तक एक साथ मिलकर सामना किया था, लेकिन इस बार सुशांत एक दर्जन खूंखार और हटे कट्टे आदमियों के खिलाफ अकेला लड़ रहा था। हालात सच में बहुत खतरनाक थे। अगर रणवीर चौहान सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो आज सच में कुछ बहुत बुरा हो सकता था। हालांकि चिंता अपनी जगह थी, लेकिन यह इस हद तक नहीं थी कि वह रोने ही लग जाए। नंदिनी ने देखा कि सुशांत को घायल देखकर वह रणवीर ताने मार रहा था और अब उसका उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था। उसने बस बेपरवाह होने का नाटक किया और उसके तानों का कोई जवाब नहीं दिया। जब डॉक्टर ने सुशांत को इमरजेंसी रूम में देखा तो उन्होंने बताया कि सुशांत के पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर हैं और उसकी पसलियों पर जोरदार लातें पड़ने की वजह से वे बुरी तरह टूट गई हैं। उसे अब पूरी तरह से आराम करने की सख्त ज़रूरत थी। बाहों का घेरा और बेशर्मता ने। नंदिनी ने अभी बिल चुकाने के लिए पेमेंट हॉल में कदम रखा ही था कि वह जल्दबाजी में भागती हुई आ रही एक औरत से टकरा गई। वह औरत जमीन पर गिर पड़ी, जबकि नंदिनी कुछ कदम पीछे हटते हुए किसी के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराए। रणवीर चौहान ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। उसकी गहरी और मादक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। खुद मेरी बाहों में गिर रही हो? तुमने बस 1 या 2 रातों से अपने पति को नहीं देखा और तुम अभी से इतनी बेताब हो रही हो। उसकी आभा अभी भी हमेशा की तरह ठंडी और खौफनाक थी, लेकिन ऐसे बेशर्म शब्दों ने उसके मर्दाना आकर्षण में घमंड और कामुकता का एक नया रंग भर दिया था। नंदिनी को अपने कानों पर उसकी उबलती हुई गर्म सांसें महसूस हुईं। ये पहली बार था जब उसने रणवीर के मुंह से ऐसे गुंडों वाले और बेशर्मी भरे शब्द सुने थे। क्या यह अभी भी वही रणवीर चौहान था जो कभी उससे इतनी सख्त नफरत किया करता था? जहां तक उसे याद था, वह हमेशा उसके साथ बहुत क्रूरता से पेश आता था और उसे हिकारत की नज़रों से देखता था। अतीत में जब उसने चौहान खानदान में अपना कोई मुकाम बनाने के लिए उसके रणवीर के करीब जाने की कोशिश की थी तो उसने उसे मौत से भी बदतर तिरस्कार दिया था। फिर ऐसा क्यों था कि अब वह रंगीन मिजाजी से भरी ऐसी बातें कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा था? रणवीर चौहान, तुम्हारा लहजा सच में किसी ऐसी औरत जैसा लग रहा है जो अपनी अधूरी इच्छाओं से बहुत नाखुश है। क्या चौहान साहब ने कभी मुझे चेतावनी नहीं दी थी कि मैं उन पर ध्यान न दूं? क्या अब तुम खुद अपने ही मुंह पर तमाचा मारने वाले हो? नंदिनी का लहजा उसे चिढ़ाने वाला था, जिसमें ताने की एक साफ झलक थी। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उसे छोड़ा भी नहीं। वह शांत और बेपरवाह खड़ा रहा, उसकी गहरी आंखें पूरी तरह से अपठनीय थीं। हे, एक पुरानी दोस्त से मुलाकात। नंदिनी ने अपनी नज़रें हटाईं और ज़मीन पर बैठी उस युवा औरत की तरफ देखा जो अपने घुटनों को सहला रही थी। मोहतरमा, क्या आप ठीक हैं? नंदिनी ने खुद को सीधा किया और ज़मीन पर गिरी उस औरत की तरफ मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके बगल में खड़े रणवीर ने बिना किसी खास भाव के ज़मीन पर बैठी उस औरत पर एक सरसरी नज़र डाली। उस औरत ने अपना सिर उठाया और उसका जाना पहचाना चेहरा देखकर नंदिनी सन रह गई। क्या ये काव्या है? काव्या शर्मा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह से दोबारा मिलेंगी। उनकी नज़रें मिली और नंदिनी को ऐसा लगा मानो वे एक लंबे अरसे के बाद फिर से मिली हों। बेशक काव्या शर्मा इस नंदिनी राजपूत को नहीं जानती थी। थोड़ी हैरान होने के बाद उसने बेहद शालीनता से माफ़ी मांगी। मैडम, मुझे खेद है, मैंने अभी आपको देखा नहीं था। कोई बात नहीं, आप यहाँ सुशांत को देखने आए हैं, है ना? नंदिनी ने पूछा।
अतीत में नंदिनी के पिछले जन्म में उन्होंने एक साथ एक ग्रुप बनाया था और उनके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हालांकि 5 साल पहले काव्या शर्मा अचानक शहर से गायब हो गई थी और तब से उसकी कोई खबर नहीं थी। काव्या साफ तौर पर बहुत हैरान थी। हाँ, क्या आप सुशांत को जानती हैं? हाँ, हम दोस्त हैं। मेरे साथ आइए। नंदिनी सबसे पहले आगे की तरफ चली, जबकि रणवीर चौहान ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसने उसका हाथ अपनी हथेली में कसकर पकड़ा हुआ था। यह आदमी सच में हर वक्त एक पति के रूप में अपना हक जताने से बाज नहीं आ रहा था। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या यह आदमी सच में उसके प्यार में पड़ गया था, या फिर यह सिर्फ उसकी पॉसेसिवनेस, अधिकार जताने की आदत या कोई और वासना थी। होश आना और फिर से जलन। वे सब लगभग 2 घंटे तक बाहर इंतजार करते रहे, जिसके बाद डॉक्टर ने सुशांत को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। आधे घंटे से भी कम समय में सुशांत को आखिरकार होश आ गया। नंदिनी, क्या तुम ठीक हो? होश में आने के बाद सुशांत ने सबसे पहला काम यही किया कि उसने नंदिनी की खैरियत पूछी। रणवीर चौहान की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं और वह उन दोनों को लगातार एक ठंडी और खौफनाक नज़र से घूरता रहा। दर्द भरी मुलाकात और पुरानी यादें। मैं ठीक हूँ। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें गहरी हो गईं। सुशांत, आज मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गए। अब अच्छे से आराम करो। हमारे बीच इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। सुशांत के पीले पड़े चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी नज़रें उस युवा औरत की तरफ घुमाईं जो अस्पताल के बिस्तर के पास सिर झुकाए हिचकिचा रही थी। वह पल भर के लिए झिझका। तुम काव्या हो? सुशांत को एक ही नज़र में खुद को पहचानते देखकर काव्या शर्मा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सुशांत, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? 3 साल पहले उसने शहर छोड़ दिया था और इस शहर से जुड़े सभी लोगों और चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था। उसने किसी से कोई संपर्क नहीं रखा था। उसका इस शहर में वापस आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने बॉस आर्यन के अचानक निधन की खबर सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाई। तुम वापस आने के बाद भी क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सुशांत ने उसे एक टिश्यू दिया, लेकिन काव्या बुरी तरह से सिसक रही थी। मुझे अभी अभी पता चला कि बॉस अब नहीं रहे और मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाई। बॉस आर्यन का जिक्र होते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लेजेंड हमेशा के लिए जा चुका है। काव्या, जो चले गए वे लौटकर नहीं आते। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुशांत ने चोरी छिपे नंदिनी की तरफ देखा और भारी आवाज में सिर्फ काव्या को दिलासा ही दे सका। ओह हाँ काव्या, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। ये नंदिनी राजपूत है। सुशांत ने उसके बगल में खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। और ये इनके पति रणवीर चौहान हैं। काव्या स्वाभाविक रूप से रणवीर चौहान के नाम से वाकिफ थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि असल जिंदगी में वह इतने बड़े रसूखदार इंसान से मिलेगी। मुझे बस नंदिनी कह सकती हो। नंदिनी की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी और उससे एक बहुत ही सहज एहसास मिल रहा था। इससे भी बड़ी बात यह थी कि पहली बार मिलने के बावजूद काव्या को ऐसा लगा मानो वह नंदिनी को बहुत पहले से जानती हो। उद्धरण चिन्ह, वापसी और एक नई चाल। दूसरी तरफ देविका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेटी इतनी जल्दी विदेश से लौट आएगी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इसमें कम से कम 10 दिन से आधा महीना लगेगा? आयशा, क्या चौहान साहब भी वापस आ गए हैं? वापस आने पर आयशा राजपूत को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसने रुकने से पहले पानी के कुछ गिलास गटक लिए। हाँ, वे सच में वापस आ गए हैं। चौहान साहब का मूड इस बार बहुत खराब था और चीज़ें उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी निपट गईं। वह असल में इस बिजनेस ट्रिप पर उस रसूखदार आदमी के साथ कुछ नज़दीकियां बढ़ाना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि यह सफ़र इतना उबाऊ होगा। देविका को भी इस बात का भारी अफसोस हुआ। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी परेशान न हो जाए, इसलिए वह खुद रात का खाना बनाने चली गई। जैसे ही आयशा सोफे पर बैठी, जाह्नवी चौहान ने उसे कॉल किया। आयशा दीदी, क्या आप भी शहर वापस आ गई हैं? आयशा ने सिर हिलाया। मैं अभी अभी पहुंची हूँ। क्या बात है जाह्नवी? मेरे पापा आज रात खाने पर घर आ रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट इतनी जल्दी मिल गया है, इसलिए मैं आपको और देविका आंटी को रात के खाने पर बुलाना चाहती थी। प्रताप चौहान ने माँ बेटी को रात के खाने पर बुलाया है। ये खबर सुनकर आयशा खुशी से झूम उठी। उसने बहुत ही प्यार से कहा, जाह्नवी, मैं आज रात अपनी माँ के साथ आऊँगी। ठीक है, मैं घर पर आपका इंतज़ार करूँगी। जाह्नवी ने खुशी खुशी फ़ोन काट दिया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और पाया कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। तब जाकर उसने पूरी तरह से राहत की सांस ली। फ़ोन काटने के बाद आयशा ने तुरंत देविका को बताया कि चौहान हवेली में आज रात एक दावत है। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब तक उनके पास जाह्नवी जैसी छोटी मददगार मौजूद है, भले ही वे चौहान हवेली में अपना मजाक बनवा चुकी हों, फिर भी वे वहां आसानी से आ जा सकती हैं। आयशा, अच्छे कपड़े पहनना।
इस बार तुम्हें चौहान खानदान के सामने एक अच्छी छाप छोड़नी होगी। देविका अभी भी चौहान खानदान की नज़रों में आयशा की गिरती हुई इज्जत को लेकर थोड़ी डरी हुई थी। ये सच में बहुत अजीब था। चौहान हवेली में नंदिनी को दिन ब दिन ज्यादा पसंद किया जा रहा था, जबकि श्रीमती चौहान ने आयशा को बार बार फटकारा था और उसका सरेआम मजाक उड़ाया था। आयशा का घमंड और पछतावा। चिंता मत करो माँ, पिछली कुछ बार से मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी। आयशा राजपूत की आंखों में एक अजीब सी भावना की चमक थी और उसकी नज़रें धीरे धीरे साफ और तेज हो गईं। बचपन से ही उन दोनों बहनों में से वह हमेशा सबसे बेहतरीन और होनहार बहन रही थी। जिस ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी थी उसने भी कहा था कि वह एक रईस और आलीशान जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। भविष्य में वह किसी बहुत बड़े घराने की मालकिन बनेगी। नंदिनी राजपूत बचपन से ही बस उसकी परछाई बनकर रही थी। अगर मैंने उस वक्त उसे चौहान खानदान की बहू बनने का वो मौका नहीं दिया होता तो क्या उसकी किस्मत में इतनी रईस जिंदगी जीना लिखा होता। वह जितना इसके बारे में सोचती उसे उतना ही पछतावा होता। हालांकि अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। वह कभी भी नंदिनी को उन सभी चीज़ों का आनंद नहीं लेने देगी जिन पर असल में उसका आयशा का हक था। देविका की गलतफहमी और नया पैंतरा। चूंकि तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। देविका भी नंदिनी को सबक सिखाना चाहती थी। अतीत में जब वह उसके लिए आज्ञाकारी थी तो देविका उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। हालांकि उस कार एक्सीडेंट के बाद से उस लड़की का मिजाज इतना खराब हो गया था। देविका चाहती थी कि नंदिनी यह बात समझ ले कि उसका विरोध करना बेकार है। लेकिन किसने सोचा था कि न केवल वह नंदिनी को अपने काबू में करने में नाकाम रही, बल्कि उन माँ बेटी का रिश्ता भी पूरी तरह से बर्फ की तरह जम चुका था। देविका को आखिरकार समझ आ गया था कि नंदिनी अब पहले जैसी आज्ञाकारी नहीं रही। अगर वह इस बेटी को पूरी तरह से खोना नहीं चाहती थी तो वह अब पहले की तरह उसके साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकती थी। एक बार जब वह उस छोटी बच्ची को फुसलाकर वापस ले आएगी तो सब कुछ आसानी से सुलझाया जा सकेगा। वह अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानती थी और उसका दिल पिघलाना सबसे आसान था। जन्म देने का आसान दुनिया में सबसे बड़ा होता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। देविका दिन में सपने देख रही थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि यह बेटी अब पहले वाली नर्म दिल नंदिनी राजपूत नहीं रही। इसके बजाय वह अब ठंडे खून वाला बॉस आर्यन थी। चौहान हवेली के दरवाजे पर घमंड। दोपहर के 5 बजे देविका और उसकी बेटी टैक्सी से चौहान हवेली पहुंचे। आयशा ने टैक्सी का किराया देने के लिए अपने बैग में हाथ डाला। इत्तेफाक से श्रीमती चौहान कुछ अन्य रईस औरतों के साथ अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट से वापस लौटी थीं। वे अच्छे मूड में लग रही थीं। जब देविका को याद आया कि कैसे पिछली बार श्रीमती चौहान ने इतने सारे लोगों के सामने आयशा को सरेआम बेइज्जत किया था तो उसका चेहरा काला पड़ गया। इस बार प्रताप चौहान ने उन्हें खाने पर बुलाया था। औरतों को हमेशा अपने पतियों को अहमियत देनी पड़ती है। चूंकि प्रताप चौहान आयशा की इतनी तारीफ करते थे तो श्रीमती चौहान भी अपने पति की इच्छा का पालन करने और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए मजबूर होंगी। श्रीमती चौहान, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, देविका ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका भी आज खास तौर पर सज धज कर आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, मानो वह सच में खुद को एक बहुत बड़ी रईस औरत समझ रही हो। श्रीमती चौहान ने असल में देविका को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। किसने सोचा होगा कि इस औरत को खुद पर इतना गुमान होगा कि वह खुद आगे बढ़कर उन्हें सलाम करने आ जाएगी। क्या बात है। चूंकि वह बाहर थी इसलिए श्रीमती चौहान ने बस रस्मी तौर पर जवाब दिया। बेशर्मी की हद और हवेली के बाहर बेइज्जती। देविका की नज़र में श्रीमती चौहान उनके सामने हार मान रही थीं। हम श्रीमती चौहान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें अभी भी अपने पति के आदेशों का ही पालन करना होगा। देविका की आंखों में घमंड झलक रहा था। वह भविष्य में प्रताप चौहान के सामने आयशा का रुतबा बनाए रखेगी। प्रताप चौहान खानदान के मुखिया थे। यहाँ तक कि रणवीर चौहान को भी अपने पिता की बात सुननी पड़ती थी। कुछ नहीं, बात बस इतनी है कि पहले हमारे बीच एक छोटा सा विवाद हो गया था। मैं उस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो सब अतीत की बात है। श्रीमती चौहान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। देविका के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे मानो वह कह रही हो, ये सब तुम्हारी गलती थी, लेकिन मैं अब तुम्हें माफ़ करती हूँ। इस औरत में इतनी बेशर्मी आई कहाँ से? मालकिन, चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। छोटी बहू जी और छोटे मालिक भी जल्दी ही वापस आ जाएंगे। शांति ताई उस माँ बेटी के पाखंडी चेहरे के भावों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने बगल से टोकते हुए कहा, ठीक है। इससे पहले कि देविका अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान ला पाती, श्रीमती चौहान पहले ही अपने ठंडे चेहरे के साथ शांति ताई को लेकर हवेली में दाखिल हो चुकी थीं और उन्होंने देविका को अंदर आने के लिए पूछा तक नहीं। देविका के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह उनके पीछे अंदर जाने ही वाली थी कि दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे रोक दिया।
देविका गुस्से से आग बबूला हो उठी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? बॉडीगार्ड कोई बेवकूफ़ नहीं था। श्रीमती चौहान का चेहरा गुस्से से स्याह था। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि उन्हें दरवाजे पर खड़ी इस औरत से सख्त नफरत थी। हवेली के बाहर बेइज्जती और बेवकूफ़ सा थी। आयशा राजपूत भागकर आई ही थी कि उसने देविका को हवेली के दरवाजे पर तमाशा करते हुए देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से स्याह पड़ गया। कितनी बेवकूफ़ साथी है। भैया, मैं छोटी बहू जी की बड़ी बहन हूँ। क्या आप हमें अंदर जाने दे सकते हैं? आयशा की आवाज़ बहुत ही सौम्य थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ और न ही उनके मन में कोई हमदर्दी जागी। देविका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि चौहान परिवार ने सारी हदें पार कर दी हैं। अपनी बहन को कॉल करो और उसे बाहर आने के लिए कहो, बॉडीगार्ड ने रूखेपन से जवाब दिया। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन कॉल करने पर उसे एहसास हुआ कि नंदिनी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। इस लड़की ने पक्का जानबूझकर ऐसा किया है। देविका ने गुस्से से दांत पीसे। आयशा को इस तरह दरवाजे पर सूखा खड़ा रहना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। आयशा, जब तुम भविष्य में इस घर की मालकिन बनोगी तो तुम्हें नंदिनी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देविका इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वैसे भी उस एहसान फरामोश लड़की को सिर्फ अपने ही आराम की परवाह है। आयशा ने कुछ नहीं कहा। देविका को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर भविष्य में वह इस घर की मालकिन बनी तो वह निश्चित रूप से उस बहन की परवाह नहीं करेगी जिसने आज उसे इतना नीचा दिखाया था। अस्पताल में एक भावुक अलविदा। अस्पताल में नंदिनी और रणवीर अभी अभी बाहर निकले ही थे कि उन्होंने काव्या शर्मा को कदम दर कदम अपनी ओर आते देखा। नंदिनी ने मन ही मन एक आह भरी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वे दोनों तभी रुकी जब वे एक दूसरे के करीब से गुजरने वाली थीं। नंदिनी के होठों पर धीरे से एक मुस्कान उभर आई। क्या तुम पहले वापस जाने का सोच रही हो? काव्या ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान पहले की तरह ही सौम्य थी। मैं अभी थोड़ी जल्दबाजी में थी। चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। नमस्ते नंदिनी, मेरा नाम काव्या शर्मा है। नंदिनी ने उसे शांति से देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका गला थोड़ा रुंध गया था। नमस्ते काव्या, जब भी फुर्सत हो तो संपर्क में रहना। काव्या ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह उस आदमी रणवीर की त्योरियों और उसके सर्द मिजाज को लेकर बहुत संवेदनशील थी, इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए उन्हें और परेशान न करने का फैसला किया। दोनों ने कुछ बातें की और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं और फिर वहां से चली गईं। कार में तनाव और एक अजीब मांग। नंदिनी ने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप कार की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। रणवीर चौहान भी कार में बैठा। ये देखकर कि नंदिनी का मूड खराब लग रहा था, उसने बड़ी सफाई से उसकी रणवीर की जेब से एक सिगरेट निकाली। यह एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक नज़ारा था। रणवीर का गला अनजाने में ही सूख गया। धूम्रपान सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नंदिनी के हाथ से सिगरेट छीनकर उसे तोड़ दिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। धुएं का एक सफ़ेद बादल नंदिनी के मुंह से निकला, जो एक उदास और मादक सी खूबसूरती बिखेर रहा था। असल में उसने लंबे समय से सिगरेट नहीं पी थी। आज अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के बाद ही वह खुद पर काबू खो बैठी थी। रणवीर चौहान, क्या तुम्हारे पास बंदूक है? तुम्हें क्या चाहिए? रणवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। चिंता मत करो, मैं किसी की जान नहीं लूंगी। नंदिनी की आवाज़ बहुत धीमी थी। क्या तुम मुझे दोगे? मैं नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। उसके देश छोड़ने से पहले वे अभी भी बहस कर रहे थे। आज वह खास तौर पर उसे ढूंढने आया था क्योंकि उसकी माँ ने उस पर जोर डाला था। इस औरत को क्या हक है ये सोचने का कि वह उसे जो चाहेगी दे देगा, सिर्फ इसलिए कि वह उसका पति है? क्या इसका मतलब यह है कि वह अब बिगड़ल और घमंडी होने लगी है? बेकाबू जज्बात और एक जुनूनी चुंबन। रणवीर के मुंह से ये दो सर्द शब्द सुनकर नंदिनी ने अपनी आंखें उठाईं और उसे देखा। उसका चेहरा, जो अपनी खूबसूरती से किसी भी साम्राज्य को झुका सकता था, रोशनी में बेहद दिलकश लग रहा था, लेकिन उस पर एक गहरी और सर्द छाया भी पड़ी थी। उसके होठों का वो बेहतरीन आकार और उसका शरीर जो किसी को भी पागल कर सकता था। नंदिनी की आंखें थोड़ी तेज हुईं। वह अचानक उस पर झपटी और अपना सिर झुकाकर उसके होठों को चूम लिया। रणवीर चौहान को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा स्याह पड़ गया और उसने लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपनी कमर से खींचकर दूर किया। नंदिनी को लगा जैसे उसकी कलाई उसके हाथों बुरी तरह कुचली जाएगी। ऐसा लगता था कि यह आदमी औरतों पर कभी रहम नहीं खाता। नंदिनी राजपूत, क्या तुम पागल हो गई हो? उसकी हथेली उसे पलटने ही वाली थी, लेकिन नंदिनी ने एक बार फिर उसके शरीर पर जोर डाला और उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगी। वह किसी ऑक्टोपस की तरह थी जिसे चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, दूर नहीं किया जा सकता था। रणवीर का शुरुआत में सर्द रहने वाला चेहरा मानो चटक गया। अचानक उसने बाजी पलट दी और उसके होठों और जीभ को भेदते हुए पागलों की तरह और हताशा से उसे चूमने लगा। वह अपनी सारी हदें पार कर रहा था।
यह औरत, देर सबेर यह मुझे सच में पागल कर देगी। बेकाबू जज्बात और एक पागलपन भरा चुंबन। उसके होंठ बहुत मुलायम थे और वह खुद को उनमें डूबने से नहीं रोक सका। इस पल उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। ये बहुत अजीब था। उसने उसे पहले भी चूमा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे बिजली के झटके जैसा कोई कर्ड महसूस हुआ था। उसकी लगभग सभी इंद्रियां सुन्न पड़ गई थीं। रणवीर चौहान बहुत पहले ही भूल चुका था कि उसने उसे कैसे ठुकराया था। उसने अपनी बांह से उसके कंधे को दबाया और गहरी सांसें लेते हुए उस चुंबन को और गहरा कर दिया। उसकी सारी समझदारी और शांति बहुत पहले ही ढह चुकी थी। अब बस उसकी बेताबी और पागलपन हावी था। नंदिनी ने ही शुरुआत में उस पर झपट्टा मारा था। शायद उसके अंदर कोई गहरी और स्याह भावना पनप रही थी, जिसकी वजह से वह अपने दिल की बेचैनी बाहर निकाल रही थी। अपने पिछले जन्म में उसे उसके पिता ने छोड़ दिया था और एक रखेल ने उसे झूठे इल्जाम में फंसा दिया था। जब आखिरकार उसे इन सब से छुटकारा मिला तो उसकी मौत हो गई। जब वह दोबारा जागी पुनर्जन्म, तो उसके पास अभी भी भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। शुरुआत में चौहान खानदान में उसकी हैसियत इतनी कमज़ोर थी कि हर कोई सरेआम उसका मजाक उड़ाता था। कभी कभी वह बहुत थका हुआ और दिल टूटा हुआ महसूस करती थी। नंदिनी थोड़ी शांत हुई। उसकी आंखें बुरी तरह जल रही थीं, लेकिन वह एक भी आंसू नहीं बहा सकी। चाहे कुछ भी हो जाए, बॉस आर्यन कभी नहीं रोएगा। होश आना और तीखे ताने। रणवीर चौहान की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही उग्र थी। उसने नंदिनी को उसकी पहले वाली दुखी अवस्था से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। यह आदमी, जो हमेशा इतनी बेरुखी से पेश आता था, अब उसे पूरी शिद्दत से जवाब दे रहा था। उसने तो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाली थी, लेकिन वह खुद जबरदस्ती उस पर हावी हो रहा था। इस बार उसने कुछ ज्यादा ही आग से खेल लिया था और यह आदमी लगभग बेकाबू हो चुका था। जहां तक उसे याद था, रणवीर चौहान हमेशा से ही समझदार और संयमी रहा था। वह आज से पहले कभी इतना पागल नहीं हुआ था। उसके पागलपन को महसूस करते हुए नंदिनी ने बहुत देर से महसूस किया और पीछे हटना चाहा। रणवीर ने उसकी हरकतों में हो रहे इस सूक्ष्म बदलाव पर ध्यान दिया और उसे स्टीयरिंग व्हील के खिलाफ दबाते हुए उसे और गहराई से चूमने लगा। आधे मिनट बाद उसने आखिरकार उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। क्या क्या इतना काफ़ी है? उसने उसे एक रहस्यमयी नज़रों से देखा। उसकी भावनाएं स्पष्ट थीं। तुमने मुझसे एक बंदूक मांगी, इसलिए तुमने मुझे चूमा। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होता तो क्या तुम अपने कपड़े उतारकर मेरे बिस्तर पर लेट जाती? हवेली के बाहर तमाशा और सास का फ़ोन। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, फ़ोन की एक घंटी ने उस अजीब और कामुक माहौल को तोड़ दिया। नंदिनी ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। ये श्रीमती चौहान का कॉल था। रणवीर की सवालिया नज़रों के बीच उसने शांति से फ़ोन उठाया और अपना गला साफ किया। माँ जी, क्या बात है? श्रीमती चौहान को साफ तौर पर नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा था। उन्होंने बस इतना कहा, नंदिनी, तुम्हारी माँ चौहान हवेली आई है। वह विला के बाहर खड़ी है। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। देविका का जिक्र करते ही श्रीमती चौहान अभी भी गुस्से से भरी हुई थीं। देविका फिर से यहाँ आई है। नंदिनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और शांति से कहा, तो उसे बाहर ही खड़ी रहने दीजिए। देविका जाहिर तौर पर विला के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। नंदिनी, नर्म दिल मत बनना और उस जैसी औरत को अंदर मत आने देना। भले ही जाह्नवी चौहान उनके सामने नखरे दिखा रही थी, लेकिन श्रीमती चौहान ने उसे भी कुछ नहीं समझा था। उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। भले ही वह अपने पति की इज्जत रखना चाहती थीं और उस माँ बेटी को हर समय बाहर खड़ा नहीं रख सकती थीं, लेकिन फिर भी वह चौहान खानदान की मालकिन और नंदिनी की सास थीं। उन्हें इन दोनों को सबक तो सिखाना ही था। मुझे पता है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। नया प्लान और इंतज़ार की सज़ा। अगर देविका यहाँ है तो आयशा राजपूत भी पक्का यहीं होगी। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर नंदिनी की आंखों में एक खतरनाक और शातिर चमक आ गई। ये औरत सच में नहीं जानती कि उसके लिए क्या अच्छा है। वह नंदिनी कोई महान इंसान नहीं थी, इसलिए जाहिर है कि वह बदला लेना अच्छे से जानती थी। भले ही अब उसमें किसी का खून करने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह आयशा राजपूत से आसानी से निपट सकती थी। नंदिनी वापस जाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी जल्दी चौहान हवेली वापस नहीं जाना चाहती थी। देविका उसके बिना वापस नहीं जा सकती थी। चूंकि देविका और आयशा चौहान हवेली के बाहर इतनी बुरी तरह से खड़ा रहना चाहती थीं, तो वह उन्हें खड़ी रहने देगी। चौहान साहब, क्या आप आज दोपहर व्यस्त हैं? नंदिनी ने पूछा। क्यों? रणवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जलन और एक नई मंजिल। मेरे साथ बाहर खाना खाओ। बेशक, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मैं अपने दोस्तों के साथ खा लूंगी। नंदिनी राजपूत अभी भी उसके शरीर से सटी हुई थी। वह उसके पेट की कसी हुई मांसपेशियों और उसके शरीर की वह गठीली और गर्म तपिश महसूस कर सकती थी। कबीर के साथ? रणवीर चौहान को लगभग यकीन था। हाँ। रणवीर ने बिना कोई और शब्द कहे उसे नीचे उतारा और कार अनलॉक की।
चलो मैं तुम्हें रात के खाने पर ले चलता हूँ। आज रात तुम क्या खाना चाहती हो? नंदिनी को खाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसने कुछ पल सोचा और कहा, चलो पिछली बार वाले उसी लोकल रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहाँ का खाना काफ़ी स्वादिष्ट है। ओह हाँ, मैंने अभी अभी कबीर को मैसेज कर दिया है। तुम्हें उसे रात के खाने के लिए भी बुलाना पड़ रहा है। तुम दोनों सच में बहुत करीब हो। रणवीर ने ताना मारा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे बस उससे एक चीज़ लेनी थी। रणवीर चौहान, एक खतरनाक पार्सल और नवाब के नखरे। जैसे ही वे दोनों रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में पहुंचे, कबीर टहलता हुआ वहां आ गया। चीफ, आपको जो चीज़ें चाहिए थीं वो आ गई हैं। कपड़े में लिपटे कुछ पार्सल मेज़ पर फेंके गए। कबीर लापरवाही से अपनी सीट पर बैठा और आराम करने लगा। उसकी उन आकर्षक आंखों ने नंदिनी की तरफ देखा। तुम्हें इन चीज़ों के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। रणवीर चौहान ने मेज़ पर रखी उन चीज़ों को ठंडी नज़रों से देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि कपड़े के अंदर क्या था और उसने अपनी भौहें चढ़ा लीं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। नंदिनी के चेहरे पर उत्साह की एक झलक दिखाई दी और फिर तुरंत गायब हो गई। उसने मेज़ पर रखी चीज़ें उठा लीं। हालांकि उसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन जैसे ही वह बंदूक उसके हाथ में आई, वह मानो फायर करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कबीर ने अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान लिए उसकी तरफ देखा। उसने इसे अपने ही घर से चुराया था। जब वे जवान थे तो उन्होंने कई बार ऐसा किया था। रणवीर चौहान के नज़रिए से देखें तो कबीर की उस मुस्कान में एक अजीब सा लाड़ और नज़दीकी झलक रही थी जो उसे बिल्कुल रास नहीं आई। किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलो। रणवीर चौहान की खौफनाक और भारी आवाज़ अचानक नंदिनी के कानों में गूंजी। नंदिनी अभी भी बंदूक हाथ में आने के उत्साह में डूबी हुई थी। जब उसने रणवीर के ये अजीब शब्द सुने तो उसका मन किया कि वह उसे आंखें दिखाए। ये कितना बेतुका है। रणवीर ने देखा कि वह उसे घूर रही है तो उसने धीरे से अपनी टाई ढीली की और कहा, मुझे यहाँ का माहौल पसंद नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यह एक रईस और बिगड़े नवाब की आम समस्या थी। इसके पास नखरों की कोई कमी नहीं थी। बेशक हाथ में बंदूक होने की वजह से नंदिनी के पास उसके इन फालतू नखरों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उसने बंदूक को किसी खजाने की तरह कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। ठीक है, तुम लोग अपना खाना खाओ। मुझे पहले वापस जाना होगा, इससे पहले कि मेरे पिता को मुझ पर शक हो जाए। कबीर खड़ा हुआ और नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन रणवीर की आंखें और भी ज्यादा स्याह हो गईं। उसका लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर तुम जा नहीं रहे हो तो अभी भी यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या इस नवाब साहब का मिजाज फिर से खराब हो गया है? बाहर इंतजार करती मुसीबत और एक नया खजाना। नंदिनी ने उसकी तरफ अपनी आंखें घुमाईं। उन दोनों ने बगल वाले रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया। शाम के लगभग 8 बज चुके थे। ये सोचकर नंदिनी को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई कि इतनी रात गए भी देविका और उसकी बेटी आयशा शायद अभी भी हवेली के बाहर ही खड़ी होंगी। जैसे ही वह कार में वापस बैठी, नंदिनी से अपनी बंदूक बाहर निकालने का इंतजार नहीं हुआ। ये सच में काफ़ी अच्छी बंदूक थी, भले ही इसका प्रदर्शन अन्य मशहूर और आधुनिक बंदूकों की तुलना में थोड़ा कम था। क्या ये कबाड़ किसी खजाने की तरह सहेज कर रखने लायक है? रणवीर चौहान ने मजाक उड़ाया। उसने बिना कुछ कहे नंदिनी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे पीछे की सीट पर फेंक दिया। रणवीर चौहान, क्या मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? नंदिनी तुरंत भड़क गई। क्या यह आदमी बीमार है? ये ठीक है कि वह मेरी मदद नहीं कर रहा, लेकिन वह मेरी चीज़ें भी इस तरह कैसे फेंक सकता है? तुम एक बेकार सी चीज़ के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे वह लगभग उसके चौड़े सीने से जा टकराए। मेरे पास यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर और बेहतरीन चीज़ है। ये लो। ऐसा कहते हुए उसने कार के डैशबोर्ड से एक पिस्तौल निकाली और उसे सीधे नंदिनी के हाथ में रख दिया।